अगली जो प्रॉब्लम है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं 2024 मेंस 2024 का आरजेएस मेंस एग्जाम था, उसमें पूछी गई थी ये प्रॉब्लम, जिसमें एक ऑर्डर लिखना था आपको, ऑर्डर राइटिंग पे था ये। राजीव एंड हिज मदर फाइल अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स इन द ईयर 1960 फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ देयर 1/3 शेयर डिस्क्राइब इन द प्लेंट एंड फॉर rendition of the accounts. The suit was in respect of the non-agriculture plots and movables. The suit was decreed on 25th February 1964, directing a preliminary decree of partition be drawn in regard to the 1/3 share of the plaintiff in said plots. A final decree be drawn up through the appointment of a commissioner for actual division of the plots by metes and bounds, and defendant files an appeal before the High Court, which was dismissed on the 29 March 1974. Plaintiff files an application on 1st May 1987 for drawing of a final decree. Defendant filed an application to drop the proceeding of the final decree as it is barred by the limitation. He further contends that the application for final decree is governed by Article 137 of the Limitation Act, and which that where no period of limitation is provided for any other application in the Limitation Act. The period of limitation is 3 years. Write the judgment on the basis of the above facts. Also write down the contents of the preliminary decree in the partition suits, and also write down the judgment upon the these facts. ये इस तरीके का एक प्रश्न था। राजीव और उसकी माता वर्ष 1960 में प्रतिवादियों के विरुद्ध विभाजन वाद में वर्णित अपने 1/3 हिस्से के पृथक कब्जे और खातों के प्रतिपादन के लिए जो है वो वाद दायर करते हैं। वाद गैर कृषि भूखंड और चल संपत्तियों के संबंध में या जंगम संपत्तियों के संबंध में था। वाद दिनांक 25 फरवरी 1964 को जो है उक्त भूखंड में वादीगण 1/3 हिस्से के संबंध में प्रारंभिक डिक्री तैयार करने और कमिश्नर नियुक्ति के जरिए मीट्स एंड बाउंड्स द्वारा भूखंड में वास्तविक विभाजन पर अंतिम डिक्री तैयार करने के निर्देश के साथ जो है वो डिक्री हुआ। प्रतिवादीगण ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जो दिनांक 29 मार्च 1974 को खारिज कर दी गई। वादी ने दिनांक 1 मई 1987 को जो है अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने अंतिम डिक्री तैयार की कार्रवाई को ड्रॉप करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, क्योंकि यह परिसीमा से बाधित है। उसने आगे यह तर्क दिया प्रतिवादी ने कि अंतिम डिक्री का प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद का मतलब परिसीमा अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची जो है उसका अनुच्छेद 137 उसके अधीन आता है, जो प्रावधानित करता है कि जहां परिसीमा अधिनियम में किसी अन्य प्रार्थना पत्र के लिए कोई परिसीमा अवधि नियत नहीं की गई है तो उसके लिए परिसीमा अवधि क्या होगी, 3 साल होगी। इन तथ्यों के आधार पर जो है एक तो प्रारंभिक डिक्री विभाजन के बाद में जो है परिसीमा के संबंध में प्रतिवादीगण के तर्कों और विभाजन की प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री के लिए क्या आवश्यक अपेक्षाएं, इनकी चर्चा करते हुए एक आदेश लिखी। खैर डिक्री की क्या आवश्यकता है ये तो आपको जो है वो सीपीसी में ऑर्डर 20 के पार्टीशन है और इसके साथ सेपरेट पोजीशन है। तो ऑर्डर 20 रूल 17 या 18 ऑर्डर 20 रूल 18 उस 18 में मिल जाएगी आपको क्या अपेक्षा है। इसमें प्रीलिमिनरी डिक्री पारित होती है, उनमें उनके शेयर है वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो है बाय मीट्स एंड बाउंड्स जो है वो उनका एक्चुअल डिवीजन किया जाए, ऐसा फाइनल डिक्री पारित होती है और उसमें कमिश्नर भी अपॉइंट हो सकता है फिर उसको है वो डिवीजन आदि करने के लिए। तो वो तो बेयर प्रोविजन से कुछ आपको अलग से लिखना है, बट ऑर्डर कैसे लिखना है। ऑर्डर राइटिंग में जो है चूंकि आपने देखा होगा इसमें अपील जो है वो हाई कोर्ट में पेश हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सूट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था। कहाँ था ये सूट, जिला न्यायालय में था, क्योंकि सिविल जज या सीनियर सिविल जज की कोई डिग्री होती है तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती, न कि हाई कोर्ट में। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये सूट है वो कहाँ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था। तो एक बात तय हो गई कि साहब इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जगह का नाम दे नहीं रखा था, या सीधा डिस्ट्रिक्ट जज भी लिख सकते हैं आप,
जगह का नाम नहीं दे रखा तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्स और डेजिग्नेशन डिस्ट्रिक्ट जज कैडर, सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, सिविल ओरिजिनल सूट नंबर ऑब्लिक ईयर 1960, CNR या CIS ऑब्लिक 1960, एप्लीकेंट ऑब्लिक प्लेंटिफ राजीव एंड अदर्स वर्सेस नॉन एप्लीकेंट ऑब्लिक डिफेंडेंट D aged resident of, application for passing the final decree, application for drawing up or the passing of final decree, passing की जगह ड्राइंग कर दे आप, मीनिंग तो सेम ही है पर फिर भी जैसा उन्होंने प्रॉब्लम में दिया वैसा ही हम चलेंगे। एप्लीकेशन फॉर द ड्राइंग अप द फाइनल डिक्री, देन ऑर्डर IX is the symbolic name of the district judge. District judge cadre is the designation. Dispose of the these application as follows. Application इसमें दो है, एक प्लेंटिफ की है और दूसरी डिफेंडेंट की। दोनों एप्लीकेशन को एक कॉमन ऑर्डर से ही डिसाइड करेंगे अपन। लर्नड एडवोकेट M appears on behalf of the plaintiff and learned advocate N appears on behalf of the respondent या defendant. Plaintiff oblique applicant or defendant oblique non-applicant. Para number second, the brief facts of the application presented on behalf of the plaintiff are Rajiv and his mother. Plaintiff institute a suit in the year 1960 for partition of the property in separate possession of the their 1/3 share mentioned in the plaint and for rendering of the accounts. The suit was decreed on so and so date with a direction to make a preliminary decree in respect of the plaintiff's 1/3 share in the said plots and to make a final decree on the actual division of the plots by metes and bounds by appointment of a commissioner. The defendants preferred an appeal in the High Court and which was dismissed on so and so date, and plaintiffs preferred an application for passing or for drawing a final decree on 1st May 1987 and prayed for drawing of the final decree. Para number 3 is concerned to the application of defendant. The defendant preferred an application to drop the proceeding for drawing of the final decree as it was barred by the limitation. Defendants also contended that the application for final decree falls under the article 137 of the Limitation Act, and which provides that where no period of limitation has been prescribed for any other application in the Limitation Act, the period of limitation shall be 3 years. Heard both the parties, allegations in the applications were reiterated in argument by the learned counsel for plaintiff and defendants. Counsel for plaintiffs prayed for allowing the application and preparing a final decree, and defendants prayed for dropping the proceeding for preparing of a final decree. Para number 5, preliminary decree in the partition suit is a stage. It is the opinion of the court. Preliminary decree in a partition suit is a stage of suit and which continues till the final decree is passed, and there is no limitation period prescribed for the filing an application for preparing a final decree in a partition suit. It is the duty of the court. It is the duty of the court to prepare a final decree. The Limitation Act does not specifically provides for the preparation of a final decree. An application for preparing a final decree in a partition suit is an application for the pendency of the suit, and it is not an application for execution. Such an application is only to remind or reminder the court that the directions of the preliminary decree should be followed, should be complied, should be observed. This view has also been confirmed by the Honorable Supreme Court in a recent judgment in case of the Chodappa and others versus Chodappa since deceased by LRs and others 2024 Supreme Court. Therefore, the court finds that there is no limitation period prescribed for the drawing a final decree in a partition suit, and the suit is not subject to the any limitation period. As per the above conclusion, the application for plaintiff for drawing a final decree is accepted, and the application of the defendant for dropping the proceedings for a drawing
drawing a final decree is rejected and final decree shall be drawn according to the law. Signature of the presiding officer and seal of the court, and this order is pronounced today on so and so date, month or year after signature and seal of the court in open court, and again signature of the presiding officer and seal of the court. Both the applications decided by the common order. The one application is admitted by the court, and another application which is preferred by the or made by the defendant is rejected by the court, dismissed by the court. And conclusion of this question is that no limitation is prescribed for making application for drawing up a final decree. It is the duty of the court to draw the final decree according to the law. ये जो 2024 मेंस का प्रश्न था, इसको हम ऑर्डर राइटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले सक्षम न्यायालय का नाम, चूंकि अपील उच्च न्यायालय में हुई है प्रश्न के अनुसार, इसका मतलब ये था कि वो सूट कहाँ था, या तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में था या डिस्ट्रिक्ट जज का जो प्रॉपर कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ था। न्यायालय जिला न्यायाधीश जगह का नाम था नहीं, इसलिए हमने इसमें डॉट 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 करके छोड़ दिया। पीठासीन अधिकारी एक्स हमने प्रतीकात्मक नाम दिया और उसका पदनाम जो है जिला न्यायाधीश संवर्ग है। सिविल मूलवाद संख्या 1960 में ये वाद संस्थित हुआ था, वही वर्ष आपको लिखना है, और CNR या CIS नंबर /1960। प्रार्थीगण वादीगण राजी एवं अन्य बनाम अप्रार्थी प्रतिवादी D आयु निवासी, प्रतिवादी का नाम है वो दे नहीं रखा था, इसलिए हमने इसमें सिंबॉलिक नाम D है वो दे दिया, आयु निवासी आदि। प्रार्थना पत्र वास्ते अंतिम डिक्री पारित करने या अंतिम डिक्री बनाने तैयार करने। देन आदेश में एक्स जो प्रतीकात्मक नाम दिया है हमने पीठासीन अधिकारी का, जिला न्यायाधीश संवर्ग उनका डेजिग्नेशन है। उपयुक्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्न प्रकार से करता हूं। पैरा नंबर फर्स्ट, विद्वान अधिवक्ता M, ये हमने प्रतीकात्मक नाम दिया है वादी के अधिवक्ता का। विद्वान अधिवक्ता M वादी की ओर से और विद्वान अधिवक्ता N प्रतिवादी की ओर से उपस्थित। पैरा नंबर सेकंड देखेंगे आप, वादीगण प्रार्थीगण की ओर से पेश आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राजीव और उसकी माता वादीगण ने वर्ष 1960 में प्रतिवादीगण के विरुद्ध क्या है, प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक वाद विभाजन तथा वाद में वर्णित अपने 1/3 हिस्से के पृथक कब्जे और खातों के प्रतिपादन के लिए संस्थित किया। वाद दिनांक 25 फरवरी 1964 को उक्त भूखंडों में वादीगण 1/3 हिस्से के संबंध में प्रारंभिक डिक्री तैयार करने और कमिश्नर नियुक्ति के जरिए मीट्स एंड बाउंड्स, क्या है, मीट्स एंड बाउंड्स द्वारा भूखंड के वास्तविक विभाजन पर अंतिम डिक्री तैयार करने के निर्देश के साथ डिक्री हुआ। प्रतिवादीगण ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की जो दिनांक 29 मार्च 1974 को खारिज कर दी गई। वादी ने दिनांक 1 मई 1987 को अंतिम डिक्री पारित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र पेश किया और अंतिम डिक्री तैयार करने का निवेदन किया। वादी का जो प्रार्थना पत्र है उसके संक्षिप्त में तथ्य क्या थे, ये इस पैरा नंबर सेकंड में मेंशन। प्रॉब्लम में आपने नोट किया होगा कि प्रतिवादी ने कोई जवाब नहीं दिया एप्लीकेशन का। एक और एप्लीकेशन प्रतिवादी ने जो जवाब की तरह ही है, एक एप्लीकेशन पेश की कि ये कार्रवाई जो है वो ड्रॉप की जाए, मीन्स इस एप्लीकेशन को खारिज किया जाए, इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी ने भी सेपरेट है वो पेश किया। प्रतिवादी ने अंतिम डिक्री तैयार करने की कार्रवाई को ड्रॉप करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया क्योंकि यह परिसीमा से बाधित है। प्रतिवादी ने यह तर्क भी दिया कि अंतिम डिक्री का प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अधीन आता है, जो प्रावधानित करता है कि जहां परिसीमा अधिनियम में किसी अन्य प्रार्थना पत्र के लिए कोई परिसीमा अवधि नियत नहीं की गई है तो परिसीमा अवधि क्या होगी, 3 वर्ष की। अगला जो पैरा होगा, आर्ग्यूमेंट क्या थे दोनों पार्टीज के, उभय पक्ष को सुना गया। वादीगण और प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता गण द्वारा प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को बहस में दोहराया गया। वादीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अंतिम डिक्री तैयार करने का निवेदन किया और प्रतिवादीगण ने जो है वो अंतिम डिक्री तैयार करने की कार्रवाई को ड्रॉप करने का जो है वो निवेदन किया। नेक्स्ट जो पैरा है ये कोर्ट का कंक्लूजन है, कोर्ट की राय है। कोर्ट को क्या लगता है दोनों को सुनने के बाद, विभाजन के वाद में प्रारंभिक डिक्री वाद का एक प्रक्रम है। विभाजन वाद में प्रिलिमिनरी डिक्री पारित करना ये एक सूट की एक स्टेज है। क्या है ये,
वाद का एक प्रक्रम है जो अंतिम या एक वाद का चरण है जो अंतिम डिक्री पारित होने तक क्या रहता है, निरंतर रहता है। विभाजन के वाद में अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए आवेदन पेश करने के लिए कोई परिसीमा काल ही विहित नहीं है। फाइनल डिक्री पारित करने के लिए जो है कोई एप्लीकेशन पेश करना ही जरूरी नहीं है, कोर्ट की इप्सो फैक्टो ड्यूटी है। हाँ, एप्लीकेशन पेश हो जाती है तो कोर्ट के लिए एक रिमाइंडर है, कोर्ट को याद दिलाना है कि अंतिम डिक्री पारित करनी है आपको। बाकी कोई लॉ की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि एप्लीकेशन, जब लॉ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है एप्लीकेशन की तो उसके लिए कोई लिमिटेशन भी नहीं है। अंतिम डिक्री तैयार करना न्यायालय का कर्तव्य है। परिसीमा अधिनियम में अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं करता है। परिसीमा अधिनियम जो है अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए विनिर्देश मींस अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए आवेदन का कोई भी लिमिटेशन पीरियड स्पेसिफिकली कहीं प्रेस्क्राइब है वो नहीं करता है। विभाजन वाद में अंतिम डिक्री तैयार करने का वाद लंबित वाद का एक आवेदन है और ये निष्पादन का आवेदन है वो नहीं है जिसमें हम आर्टिकल 136 या अदरवाइज कोई है वो लागू करें। ऐसा आवेदन केवल न्यायालय को याद दिलाना है कि प्रारंभिक डिक्री के निर्देशों की पालना की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक नवीनतम निर्णय चोडप्पा एवं अन्य बनाम चोडप्पा सिंस मृतक जरिए एलास एवं अन्य 2024 सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मत की पुष्टि की है कि अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए कोई भी लिमिटेशन है वो नहीं है और ये कोर्ट की इप्सो फैक्टो है वो ड्यूटी है। अतः न्यायालय को विभाजन के बाद में अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए कोई परिसीमा काल जो है विहित नहीं होना है वो प्रतीत होता है और किसी परिसीमा काल के वो अद्यतन नहीं है। उपयुक्त निष्कर्षानुसार वादीगण का प्रार्थना पत्र अंतिम डिक्री तैयार करने का स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अंतिम डिक्री को तैयार करने की कार्रवाई को ड्रॉप करने का अस्वीकार किया जाता है और विधि अनुसार अंतिम डिक्री जो है वो तैयार की जाए। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा यह आदेश आज दिनांक मंथ और ईयर वाद हस्ताक्षर और मुद्रा जो है खुले न्यायालय में सुनवाया गया और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा। तो इस तरीके से आपको जो है ऑर्डर है वो